आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इलेक्शन स्पेशल इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, बदल गई सूरत, बदल गए हालात जो थे नहीं लड़ाई में, उन्होंने बदल दिए जज्बात। यानी कुल मिलाकर के जो बड़ा सियासी गुणा भाग देखने को मिल रहा है, उसने निश्चित तौर पर एक नए हालात पैदा कर दिए हैं। जाहिर सी बात है कि अब स्थितियां उलट होती नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन को पूरे देश में इस तरह का आंकड़ा देखने को मिलेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि सियासत में मामला कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी 400 पार के नारों का बुलंद करने वाली बीजेपी के हौसले पस्त होते दिखाई दे रहे हैं। कई दिनों तक चली सियासी लड़ाई का कुल मिलाकर नतीजा ये रहा कि लड़ाई टक्कर की है, गिनती जारी है, धड़कनें अभी भी बढ़ी हुई हैं। देखना ये होगा कि फाइनल आंकड़ा क्या कुछ होता है। ये तो कहा ही जा सकता है कि जिस तरह का दावा पेश किया जा रहा था, हम मान करके चलते थे कि आज एनडीए के लिए 350 प्लस का मामला लेकर हम आज चर्चा करते। इंडिया गठबंधन 295 का आंकड़ा दी थी, हालांकि उससे वो भी पीछे है। करीब 50 से 60 सीटों का उसको अभी भी लक्ष्य हासिल करने के लिए सीटें हासिल करने की मजबूरी होगी। लेकिन फ़िलहाल ये तो कहा जा सकता है कि केंद्र में मोदी पार्ट 3 की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुमत के करीब एनडीए पहुंच चुका है, लेकिन एक सशक्त विपक्षी दल निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के रूप में देश के सामने होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब देखिए ना, अभी जो मौजूदा रुझान मिल रहे हैं 237, अगर हम चुनाव आयोग की जो जानकारी दी गई है उसकी बात माने तो 237 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी लीड कर रही है। 7 सीटें वो जीत चुकी है, जबकि कांग्रेस 93 पर लीड कर रही है और 4 जीत चुकी है। चौंकाने वाले परिणाम है। अमेठी के मन से जिस तरह से नेहरू गांधी परिवार को कोसा गया, अमेठी रायबरेली दोनों जगह पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो निश्चित तौर पर जो दो शहजादों की बात हो रही थी चुनावी मंच से, उन्होंने करिश्मा कर दिखाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी ने पूरा समीकरण बदल करके रख दिया है। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम चलेंगे यूसुफ के पास। यूसुफ, समाजवादी पार्टी में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव वहां पहुंचे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी तक सपा कार्यालय नहीं पहुंचे, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो यहाँ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं। और आपको बताते चले कि जिस तरीके से यहाँ जो बग्घी है और उसको तैयार किया जा रहा है, घोड़े को सजाया जा रहा है, उस पर समाजवादी पार्टी के झंडे भी लगाए जा रहे हैं। अब जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, हम आपको दिखाने की कोशिश भी करने की कोशिश करेंगे कि जबरदस्त यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। जहाँ ये बताया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगभग 5 या 6 सीट पा रही है, वहीं अब वो जो आंकड़े थे वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, जो शोर शराबा वहां से सुनाई पड़ रहा है, निश्चित तौर पर लगता है कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि वो तस्वीरें प्राइम टीवी के दर्शकों को आप पहुंचाने की कोशिश करें। जी जी, मैं कोशिश करूंगा प्राइम टीवी के दर्शकों को पहुंचाने के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो युवा नेता है वो भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। हम अपने कैमरा मैन से कहेंगे, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए और कहीं ना कहीं ये भी जो अपडेट मिल रही है कि जो अयोध्या लोकसभा है वहां से समाजवादी पार्टी जीत की तरफ बढ़ती जा रही है। यशोप, पहले हमें वो तस्वीरें दिखाइए जी समाजवादी जी। पार्टी मुख्यालय, क्योंकि ये अभी धूरी बन चुका है प्रदेश की सियासत का। उम्मीद नहीं थी कि समाजवादी पार्टी का इस तरह का प्रदर्शन होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव का पार्ले जी का महंगाई को लेकर के जो तंज था और पीडीए का जो फार्मूला था वो सुपरहिट हुआ। आप अपने जी सहयोगी से जी। कहें कि लोगों के बीच जाएं, पार्टी कार्यालय को दिखाएं कि किस तरह से वहां कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है, जी, क्या आप देख कुछ। सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। यशोप, तस्वीरें पहुंच नहीं रही हैं हमारी। कैमरामैन को कहिए कि वो सही तरीके से लेके जाएं लोगों के बीच। आप जी, अब तक तस्वीरें पहुंच पा रही हैं? हेलो।
नहीं यूसुफ, कुछ लोग तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप वहाँ मुख्यालय के गेट की तरफ कैमरा लगवाएं। जी, अब कुछ तस्वीरें हमें दिख रही हैं, संभवतः हलचल बढ़ रहा है वहाँ पर। चलिए, जी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं, चूँकि हर अपडेट प्राइम टीवी आपके पास सबसे पहले लेकर आ रहा है। अश्विनी वैष्णव और विनोद तावड़े बैठक में शामिल हैं। ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, हर अपडेट आपके सामने सबसे पहले लेकर आ रहा है प्राइम टीवी। नतीजों को लेकर बीजेपी की हो रही है अहम बैठक, ये जानकारी आ रही है। निश्चित तौर पर अब हलचल काफ़ी तेज हो गई, क्योंकि परिणाम ही कुछ ऐसा आया है। इसको लेकर के निश्चित तौर पर बैठक होगी। अयोध्या में बीजेपी की करारी हार हुई है, यह चौंकाने वाली खबर है। लल्लू सिंह हालांकि पीछे चल रहे थे, लेकिन अब हार की खबर भी आ गई है। सपा के अवधेश प्रसाद जो है 31,800 वोटों से जीत गए हैं। अयोध्या में बीजेपी का हारना निश्चित तौर पर कई सवाल खड़ा करता है। हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक होंगे उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि लल्लू सिंह चुनाव हार गए अयोध्या से। राम मंदिर का मामला और रामलला का विराजना नए भवन में भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरे दमखम के साथ हर सियासी मंच से उठाने की कोशिश की थी। वहां से समाजवादी पार्टी का अवधेश प्रसाद जो पूर्व मंत्री भी थे 31,800 वोटों से जीत गए हैं। यह चौंकाने वाली खबर आ रही है। निश्चित तौर पर इस पर बड़ा फेरबदल कई सीटों पर देखने को मिल रहा है। अयोध्या से लल्लू सिंह हार गए हैं। गाजीपुर में अफजाल अंसारी को बड़ी बढ़त मिली है। अफजाल अंसारी वही हैं माफिया मुख्तार अंसारी के भाई, जिनकी मौत हुई थी, और इसको लेकर के तमाम तरह की क्रिया प्रतिक्रिया सियासी मंच पर देखने को मिला था। गाजीपुर से लगातार मिल रही है बढ़त अफजाल अंसारी को। तो ये भी एक अपडेट है जो आपके लिए हम लेकर आए। 1 लाख वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं अफजाल। ये बड़ा अपडेट आपको लेकर के हम आ रहे हैं। निश्चित तौर पर गाजीपुर का रण भी काफ़ी दिलचस्प था। बीजेपी के पारसनाथ राय पीछे चल रहे हैं, ये अपडेट आ रहा है। तो निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाले कई सीटों पर रुझान देखने को मिल रहे हैं। चलिए, एक बार फिर हम रुक करेंगे अपने सहयोगियों का। निश्चित तौर पर माहौल चूंकि जानना बहुत जरूरी होता है। यशोप, बात कीजिए लोगों से, किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है? शोर शराबे में दिक्कत होती है यूसुफ, निर्भीक होकर के बात करें लोगों से। यूसुफ, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। संभवतः वहां पर शोर शराबा इतना ज्यादा हो रहा है कि हमारे संवाददाता आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हमारी। जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। हमारा समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता है जिस तरीके से लगातार समाजवादी आप सुन सकते हैं किस तरह से जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। चलिए, अपने दूसरे सहयोगी उवैस के पास चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर वो मौजूद हैं, प्रदेश मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी का। उवैस, किस तरह का माहौल वहां देखने को मिल रहा है? समाजवादी पार्टी पर तो पूरा जोश और उत्साह का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 2 करोड़ नौकरी का रोजगार और 15 लाख योजनाओं का 15 लाख रुपए का जिस वो कहीं ना कहीं जनता को शांत बैठे हैं, इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, उसके बाद ही कुछ चीजें सामने आएंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को काफी भारी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी में अभी कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा
के कुछ कार्यकर्ता हैं जो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि आपस में बात कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, तमाम तरीके की जो यहाँ पर बातें हो रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो लोकसभा में उत्तर प्रदेश के अंदर जो नुकसान हुआ है उसको लेकर यहाँ पे चिंता है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी आपस में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर के आगे अभी जो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा ये अब देखने वाली बात होगी। जी वैसे खबरें तो आ रही थी कि तमाम तरह के 400 किलो के लड्डू का इंतजाम हो रहा है और एक जश्न का माहौल है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है उसको लेकर के वहां पर उदासीन माहौल बना हुआ है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का संतोष करना चाहिए कि बहुमत की सरकार तो केंद्र में बन ही रही है। जी जी, देखिए बिल्कुल आपको बता दें, अगर हम बात करें तो लड्डू की 400 किलो जो जितना भी लड्डू का जो है वो था, वो अभी यहाँ पर चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये लोकसभा चुनाव में इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है इसको काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं ये बहुत अहम सीटें हैं और इन सीटों पे अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छे नहीं हैं। हालांकि बहुत बुरे भी नहीं हैं। 40 के लगभग आसपास की जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा की सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल अभी वक्त है, समय है, क्योंकि काउंटिंग जारी है। काउंटिंग में अभी साफ ये नहीं हुआ है कि कितनी सीटें, लेकिन हाँ अगर हम बात करें तो जिन सीटों पर जो दिग्गज सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई हैं। अगर हम बात करें लखनऊ की तो लखनऊ में राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें मोहनलालगंज सीट की तो मोहनलालगंज सीट पे एक भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप वहाँ नज़र बनाए रखिए। चलिए अब हम अपने मेहमानों पर चलेंगे, एक बार फिर चर्चा करेंगे और नब्ज टटोलने की कोशिश सुबह से ही मैं कर रहा हूँ। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ रहीं जिसकी वजह से ये आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर कई तरह के नारे आए थे, कई तरह के मुद्दे थे सियासी मंच से, एक एक कर हर एक चरण में मुद्दे बदलते चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कम ताकत नहीं झोंकी थी। 159 रैलियां सिर्फ मुख्यमंत्री की रहीं। प्रधानमंत्री बतौर एक नया कीर्तिमान बनाए थे। 57 लोकसभा सीटों के लिए 38 से ज़्यादा रैलियां की थी, जनसभाएं की थी। अखिलेश यादव भी लगातार पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में डटे हुए थे। राहुल और अखिलेश की ये तस्वीर जिनको शहजादे तक कहा गया, लेकिन एक परिणाम जो आया वो बहुत चौंकाने वाला है। इसके पहले समाजवादी पार्टी 39 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी जब मुलायम सिंह यादव थे, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि ये आंकड़ा 39 सीटों से आगे निकलता हुआ जा रहा है। विनय जी भाई, जाहिर सी बात है आपकी पैनी निगाह है, कई चीज़ें आपने जो भविष्यवाणी की थी वह सच्चाई के करीब होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अलग अलग चर्चाओं में हम लोगों ने उन बातों पर ये किया था, जोर दिया था। मोदी जी का एक नारा था, विकसित भारत के लिए 405, गरीबी कम करने के लिए 400 पार, आतंक पर प्रहार के लिए 400 पार, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए 450, किसानों के समृद्धि के लिए 400 पार और युवाओं को अवसर देने के लिए 400 पार। 400 पार तो हुआ नहीं, तो क्या ये इस नारा पे अमल करेंगे? संजय जी, जिस रिजल्ट की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसकी कल्पना तो हिंदुस्तान में शायद ही कोई कर रहा हो। ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था, ना एग्जिट पोल में, ना जो चर्चाएं हो रही थी उनमें पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी तरफ का नेता इतना कॉन्फिडेंटली कुछ कह नहीं रहा था। फिलहाल जो जनादेश मिला है, जनता का जनादेश है, इसको पक्ष को भी और विपक्ष को दोनों को जो है सर माथे लेना चाहिए। जनता ने जो मैंडेट दिया है उस मैंडेट की कद्र करते हुए सरकार को जो भी जनता के भलाई के काम हैं उन पे फोकस करना चाहिए। नो डाउट जनादेश एनडीए को ही मिला है। अब जिस तरह का जनादेश एनडीए या खासकर नरेंद्र मोदी चाह रहे थे तो वो जनादेश उनको नहीं मिला है। ये जनता जनार्दन है, उसने अपने हिसाब से जो जनादेश दिया है उस जनादेश को लेकर उनको अगले 5 साल के लिए सरकार चलानी होगी और इस जनादेश के साथ
उन्हें जनता के और जनता से जुड़े हुए काम को अंजाम देना होगा। विनय जी, 2019 की बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों पर आई थी। अभी 237 7 पर ये जीत गई है, यानी मान करके चला जाए 244। इस परिणाम को तो हासिल नहीं कर पाएगी ना। निश्चित है, इस परिणाम को तो 2019 के परिणाम को तो बीजेपी नहीं हासिल कर पाएगी, कितना भी कुछ हो। अभी कितने फेज़ की काउंटिंग बाकी है, अभी इस पे कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि 2019 का जो प्रदर्शन है वो ना तो भाजपा दोहरा पाएगी 2024 में, और ना ही एनडीए दोहरा पाएगा। जो एनडीए को जो वोट मिली थी, जो सीटें मिली थी, उतनी सीट ना तो एनडीए 2024 में पा रहा है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी 303 के आसपास भी जाती हुई नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इंडिया गठबंधन के हाथ में लड्डू आ गया है, क्योंकि बेशक वो सरकार नहीं बनाए, लेकिन हर एक राज्य में जिस तरह से इनका प्रदर्शन देखने को मिला है। हालांकि हम लोग तमाम सवाल खड़े कर रहे थे कि पहले और दूसरे चरण में कहीं से भी इंडिया गठबंधन की कोई ताकत नहीं दिख रही थी। इंडिया गठबंधन में जिस तरह से बिखराव के हालात पैदा हुए थे, चाहे वो नीतीश बाबू के छोड़ने से या ममता बनर्जी को लेकर के या फिर आम आदमी पार्टी को लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। बावजूद इसके राहुल का अपने दमखम पर चुनाव मैदान में डटे रहना और साथ में अखिलेश यादव का आना, हमें लगता है कि इस परिणाम की बड़ी वजह कही जाएगी क्या विनय जी? ये भी हो सकता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो लेकिन शायद अब विपक्ष के लोग शायद ईवीएम को अब दोष देना बंद कर देंगे कि अगर ईवीएम सेट होती हैं, निर्वाचन आयोग अगर पक्षपात करता है तो इस तरह के परिणाम शायद ना आते। देखिए संजय जी, भाजपा ने और एनडीए ने चुनाव तो बढ़िया लड़ा है। हम कमोवेश अगर पूरे हिंदुस्तान लेवल की बात करें तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना भी, कर्नाटका, आंध्रा, त्रिपुरा, आसाम, इन सब जगह पे अच्छा काम किया है। उसके इस विजयी रथ को रोका किसने? और ये दम उत्तर प्रदेश में ही है। आखिर दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है। उत्तर प्रदेश में जो अप्रत्याशित रिजल्ट जो आया है, इसकी कल्पना समाजवादी के लोग भी नहीं कर रहे थे। इतने कॉन्फिडेंटली तो वो कल तक वो भी नहीं बोल रहे थे जी। अब जो जनादेश है उस पर समाजवादी खेमे में जाहिर सी बात है खुशी की लहर है, वो मैं देख भी रहा हूँ उनके कार्यालय में। बट ये खुशी किस लिए है? क्या वो सरकार बनाने जा रहे हैं? नहीं। क्या वो सरकार के अंग बनने जा रहे हैं? नहीं। ये बेसिकली खुश इसलिए हैं, वो 2027 को इससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये परिणाम उनके लिए एक संजीवनी का काम करेंगे, और इन परिणामों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी 2027 की तैयारी करेगी। निश्चित तौर पे भाजपा को 2027 में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी फाइट मिलेगी, तगड़ी फाइट मिलेगी, जिसकी प्लानिंग समाजवादी तो अब यहाँ से शुरू करेगी करेगी। उसको एक संजीवनी मिल ही चुकी है। अब भाजपा इसके लिए क्या कदम उठाती है, संगठनात्मक रूप से क्या चेंजेस करते हैं, सरकार में क्या चेंजेस करते हैं, ये आने वाला समय। विनय जी, चलिए आपका जवाब हम ले लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रशांत सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ गए इस चर्चा में। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए नितिन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, परिणाम थोड़ा सुखद और थोड़ा दुखद, ये कहा जाएगा कि खट्टा मीठा है आपके लिए। जो आप लोग सोच रहे थे 400 पार, ये पूरा नहीं हुआ, लेकिन बहुमत की सरकार तो बनती हुई नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश में जो सोचा था वो नहीं हो पाया, यहाँ भारी नुकसान हो गया है। पश्चिम बंगाल से लेके कई ऐसे राज्य हैं, राजस्थान और तमाम जगह आपको थोड़ा बहुत नुकसान होता हुआ दिख रहा है, क्या कहेंगे? जी, निश्चित ही जो हमारी अपेक्षा थे उसके अनुरूप परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए हैं, लेकिन एनडीए के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ 299 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभी रुझान दिखा रहे हैं एनडीए के पक्ष में जी। और सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी को कोई समस्या नहीं है, ना एनडीए को कोई समस्या है। हाँ, जो हमने एक लक्ष्य तय किया था हम उसके अनुरूप नहीं पहुंच पाए, इसकी समीक्षा पार्टी नेतृत्व करेगा। लेकिन जो वायदे हमने जनता से किए हैं, जिन वायदों के साथ हम चुनाव लड़े हैं,
उनको हम लागू करेंगे और वो एनडीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही वो वायदे हमने किए थे और उनको लागू करने में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटने वाली है। हाँ, जो उत्तर प्रदेश में हमें परिणाम अभी आ रहे हैं, पता चल रहे हैं, वो हमें थोड़ा निराश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे लोकसभा में भी सीटें अर्जित की हैं, हमने कर रहे हैं। लेकिन अभी फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, क्योंकि कुछ जगह नेक टू नेक लड़ाई चल रही है। शायद कहीं और भी हमें अच्छी खबर मिले। कुछ सीटों को लेकर के हम लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। जिस तरह से अमेठी और रायबरेली को लेकर आप लोग दावा कर रहे थे, चौंकाने वाला परिणाम देखने को मिला है। स्मृति ईरानी जी राहुल गांधी के खिलाफत करने वायनाड तक गई थी रोड शो करने, वो खुद हार गई और नेहरू गांधी परिवार का एक छोटा सा कारिंदा उनको चुनाव हरा दिया। बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। जी निश्चित ही हम अपेक्षा कर रहे थे कि अमेठी और रायबरेली में हमें एक अच्छी जीत मिलेगी, लेकिन जिस प्रकार का नैरेटिव, एक झूठा नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष ने फैलाने का प्रयास किया, उसमें कुछ हद तक उनको सफलता मिली है। और जिस प्रकार से उन्होंने झूठा एक कैंपेन फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी, इस प्रकार की चीजें उन्होंने फैलाई, उसका कुछ लाभ मिला और उसका प्रभाव भी दिखा, जिसके कारण हमें नुकसान हुआ। दरअसल प्रशांत जी, मैं बार बार, आप चूंकि चर्चा में मेरे साथ कई बार जुड़े, मैं बार बार यही सवाल कर रहा था कि जन सरोकार से जब मोदी की गारंटी ही काफ़ी थी तो मंगलसूत्र से लेकर के सैम पित्रोदा तक लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये बहुत बड़ा भटकाव का दौर रहा आपके लिए। चलिए, बहरहाल ये तो आपका केंद्रीय नेतृत्व चिंतन करेगा। जी बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं कि ये विषय हम नहीं लेके आए, हमने इस पे रिएक्ट किया। जो भी मुद्दे विपक्ष ने छेड़े उन पर प्रतिक्रिया देना हमारा काम था, तो हमने दिया। अब उसमें कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो समय आने पे केंद्रीय नेतृत्व हमारा इसका विमर्श करेगा, इस पर चर्चा करेगा और आगे हम उसके अनुसार अपनी रणनीति बदलेंगे और 2027 के चुनाव की फिर तैयारी करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कहा ही जाता है कि हर समय वो चुनाव मोड में रहती है। नितेंद्र जी, भाई आपके लिए तो ऐतिहासिक दिन है आज। समाजवादी पार्टी मुख्यालय का मैं देख रहा था नज़ारा, वहाँ से हमारे संवाददाता यूसुफ दिखा रहे थे कि किस तरह से एक हुजूम उमड़ा है। मुझको याद आ गया 2012 में जब मैं कवरेज कर रहा था और अखिलेश जी बहुमत की सरकार बना रहे थे, कुछ ऐसा ही नज़ारा वहाँ पर देखने को मिला है। इस जीत की बड़ी वजह जो हमारे नेता आदरणीय थे, धारा दिया और केडीए को टिकट वितरण किया, जो हम लोग पहले से कहते आए थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और हमने समाज के हर वर्ग की भागीदारी कराई। इसका नतीजा ये हुआ, सारे लोगों ने मिलकर हमारे ब्लॉक से लेकर के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने, सेक्टर के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और सारे लोग आदरणीय केंद्र जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी और आम आदमी पार्टी जो हमारा इंडिया गठबंधन था, सबने मिल करके एक मेहनत की और कहते हैं संघीय शक्ति करेगी, सब ताकत बनी। तो ताकत का नतीजा है कि बड़ी जीत हुई और ये बड़ी जीत और हो सकती है। अभी चूंकि परिणाम आने, कुछ सीटें जो 2005 या 2010 के अंतर पे हैं, ये अभी और बढ़ेगी और निश्चित रूप से बड़ा परिणाम आने जा रहा है। और अभी निश्चित नहीं होना चाहिए ये मोदी जी की नैतिक हार। मोदी जी बनारस में जिस तरीके से फंसे हुए थे, पहले राउंड में तो हारे भी और बहुत कम मार्जिन से जिस तरीके से वो जीते, और बनारस मंडल की सारी सीटें जिस तरीके से हारे, ये मोदी जी को नैतिक अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें नेतृत्व करने का, इस गठबंधन का नैतिक दायित्व तो नहीं होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी खुद तय करेगी क्या होना है, क्या नहीं होना है, लेकिन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन अभी भी अपनी ताकत के साथ, जिन मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव में गए थे, उन्हीं मुद्दों को लेकर के अभी भी हम लोग संघर्ष करेंगे। और अभी देखिए एनडीए में टूटने की संभावना है। हो सकता है जो लोग नैतिक मूल्यों को लेकर, जो डर की वजह से, जैसे नीतीश कुमार जी हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, जिनको ब्लैकमेल करके गठबंधन में शामिल किया गया था, ऐसे तमाम लोग अभी गठबंधन को छोड़ेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और देश में एक बदलाव होगा।
जैसे कि आप देख रहे हैं बड़े बड़े इनकी गठबंधन के साथी सब चुनाव हार गए। उत्तर जी। प्रदेश में जिस तरीके से आपने इनके भगोले नेता ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से बोल रहे थे, आज उनकी घोषित सीट में बड़े अंतर से, लाखों वोट के अंतर से उनका बेटा चुनाव हारा है। संजय निषाद जिस तरीके से बात करते हैं, किसानों को ठगने का काम किया, उनका बेटा लाखों वोट के अंतर से चुनाव हार रहा है। तो इनका सहयोगी अनुप्रिया पटेल फंसी हुई है, जरा से 2,000 3,000 वोट का अंतर आ रहा है। इस तरीके से इनका जो धोखा था कि पिछड़ों दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ जो धोखा करने का काम किया, इसके चलते उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको जवाब देने का काम किया है। और निश्चित रूप से ये शुरुआत हुई है और ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी। ये बदलाव पूरे देश में एक नया बदलाव लेकर के आएगी। विनय जी चलेंगे प्रशांत के पास, लेकिन आपसे थोड़ी समीक्षा ले लेते हैं। साहब, अयोध्या लोकसभा सीट निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है, क्योंकि हम लोग अयोध्या गए थे, राम मंदिर का जो उद्घाटन समारोह था, जिस रामलला उसमें विराजमान हो रहे थे, जिस तरह से एक बड़ा मुद्दा बना था। अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के साथ साथ देखिए फतेहपुर, जहाँ की केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति चुनाव लड़ रही, वो जी चुनाव हार रही। जी स्मृति ईरानी भी केंद्रीय मंत्री चुनाव हार ठीक गए। है, उस पे आएंगे नितिन जी। वो चुनाव हार गए, इनके सारे केंद्रीय मंत्री चुनाव हारे उत्तर प्रदेश में। जी जी जी, महेंद्रनाथ पांडे के केंद्रीय मंत्री थे, वो चुनाव हारे दिल्ली से। जी जी, उस पे आएंगे अभी। जरा वो विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक विनय जी। विनय जी, संजय जी, प्रयागराज की बात कर ली जाए। प्रयागराज तीर्थनगरी, वहाँ भी विकास कार्यों को लेकर के योगी आदित्यनाथ सरकार ने तमाम तरह के दावे किए। अयोध्या को लेकर के बदल गई अयोध्या नगरी। लेकिन जो मैं वहाँ पर भ्रमण करने गया था, हालांकि प्रशांत जी को थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन जो जानकारी वहाँ मुझे मिली, ये कहना था वहाँ के लोगों का कि केवल बस 20 से 22 किलोमीटर स्क्वायर मीटर के एरिया को आप देख लेंगे तो सिर्फ वही विकास हुआ है। बाकी क्षेत्र मैंने जिलाधिकारी को इतना वक्त ही नहीं है कि वो उनकी समस्या सुनने के लिए जाए, क्योंकि इतने वीवीआईपी मूवमेंट हो रहे हैं कि एसडीएम से लेकर के कप्तान से लेकर के जिलाधिकारी से लेकर के सिर्फ राम मंदिर के इर्द गिर्द ही मंडराते रह गए। ये पहला तो ये मामला। दूसरा जो था, जो चौड़ीकरण का वहाँ पर काम हुआ था सड़कों के, उसमें बड़े पैमाने पर लोगों के पुश्तैनी मकान ध्वस्त किए गए, उनको मुआवजा नहीं मिला। तो मैं भी चौंकता था, मैं सोचता था कि चलो राम मंदिर के आगे सब ये मुद्दे निरर्थक साबित होंगे। प्रयागराज की बात कर ली जाए, वहाँ भी बहुत अच्छे हालात नहीं हैं, हालांकि वहाँ पर योजनाएं तमाम तरह की आईं, लेकिन क्या लगता है ये क्या संदेश दे रहे हैं सरकार को? किस तरह का उनको अब प्रिकॉशन लेना पड़ेगा आने वाले दिनों के लिए? संजय जी, जो उत्तर प्रदेश का जो परिणाम आया है, इसमें भाजपा के हार के करीब 3-4 कारण हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, यहाँ पे 15 से 20 के आसपास कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, उनके टिकट भाजपा ने नहीं काटे। और 2 बार के शुरुआती दौर में ये चर्चा थी, हम लोग ये आकलन करके रखे थे, अभी भी मेरे पास वो डिटेल लिखा हुआ है कि करीब 47 प्रत्याशियों को बदलने की बात चल रही थी। दो बार के जीते सांसद को तीसरी बार रिपीट किया गया और ज्यादातर सांसद तीसरी बार रिपीट हुए। बीजेपी के पास एक एग्जाम्पल भी है, उसने दिल्ली के 7 में से 6 कैंडिडेट हटाए और दिल्ली का परिणाम आज आपके सामने है। 7 के 7 सीटें वहां से भाजपा जीती। बिल्कुल, केवल मनोज तिवारी को रिपीट किया था। तो एक तो ये सबसे बड़ा कारण था। दूसरा कारण है बीएसपी का रोल। अलीगढ़ ले लीजिए, बदायूं ले लीजिए, अमरोहा ले लीजिए, एटा ले लीजिए, ये सब ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा जितने वोट से ट्रेल कर रही है उससे करीब 2 गुनी ज़्यादा सीटें जो है 2 गुने मत बसपा को मिले हुए हैं। और वहां पे कैंडिडेट कोई उपाध्याय है, ज़्यादातर सवर्ण वर्ग को दिया है जी। तीसरा जो सबसे मेन कारण है उत्तर प्रदेश में वो है MY समीकरण। वो कंसोलिडेट होके समाजवादी या ये कह लीजिए इंडिया गठबंधन को यादव और मुसलमान का पूरा वोट मिला, तब जब समाजवादी ने अपने परिवार के यादवों को छोड़ के बाकी किसी और दूसरे यादव को टिकट नहीं दिया। और जो सबसे मेन कारण है जो हम लोग हर चरण में जिस पे डिस्कशन कर रहे थे, बट वो उसे हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते थे, वोट का कम पोल होना। ये आत्मविश्वास जो भाजपा का था कि हम तो जीत ही रहे हैं, और वोट % का कम होना ये शायद अब इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का वोट %
कम पोल हुआ, जिसके वजह से बहुत कम मार्जिन से बहुत सारी सीटें बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार रही है। जी प्रशांत जी, आपका भी क्या यही आकलन है? बहुजन समाज पार्टी की भूमिका, अखिलेश जी का पीडीएफ फार्मूला, जिसकी वजह से एमवाई फैक्टर जो था वो सीधा सीधा इंडिया गठबंधन की ओर चला गया और स्थानीय प्रत्याशी की जो जात बिरादरी थी उसका वोट उसके साथ सरप्लस हो गया, और आपने जो प्रत्याशी जो 2 बार से लगातार चुनाव जीत रहे थे, जिनको बदलने की पहले सूचना आई थी, बाद में कोई बदलाव नहीं किया गया, इसकी वजह से एंटी इनकम्पेंसी। जी प्रशांत, किस सीट पे क्या कारण है, इसकी समीक्षा तो अभी पार्टी खुद करेगी। इसमें अभी मैं कुछ विशेष रूप से नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर समाजवादी पार्टी जीती है तो वो इतना उसको कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है, अच्छा है, अच्छी संख्या में जीते हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पर जीती है। और दूसरी चीज, हम उत्तर प्रदेश में तो हमने सीटें खोई हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम क्यों नहीं हारे? हम दिल्ली में क्लीन स्वीप हमने किया, हमने मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया। तो ऐसा नहीं कि हमारी योजनाओं में कोई कमी थी या हमारे कार्यक्रम में कोई कमी थी। इसकी समीक्षा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान क्यों हुआ है। अब राहुल गांधी को और रायबरेली से कांग्रेस पार्टी ने जिताया है, रायबरेली की जनता ने जिताया है, उसका क्या कारण हो सकता है कि वो 10 साल से रायबरेली में आए नहीं या अगले 10 साल नहीं आएंगे? इसकी भी समीक्षा रायबरेली की जनता भी करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी करेगी कि हम क्यों हारे वहां पर। एक तरफ प्रत्याशी वो था जो निरंतर जनता के बीच में रहता था, लोगों के साथ रहता था, उनके सुख दुख में रहता था। एक तरफ राहुल गांधी है जो केवल पर्चा भर के चले गए हैं और दोबारा आने वाले नहीं है। ये समीक्षा जनता भी करेगी और भारतीय जनता पार्टी भी करेगी कि हम प्रत्येक सीट पर क्या हमारी कमियां रही और क्या। एक तो सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया कि जो एक नैरेटिव, झूठ का नैरेटिव विपक्ष ने चलाया, उसमें जनता को कुछ दिग्भ्रमित करने में सफल रहे और उसके परिणाम स्वरूप भी हमारी सीटें कम हुई उत्तर प्रदेश में। देखिए प्रशांत, एक ट्रेंड बहुत स्पष्ट है, जो जननायक होता है, जो राजनेता होता है या जो जन नेता होता है ना, वो जनता के बीच जितना घुल मिल करके रहेगा, जनता उसको अपना पूरा समर्थन देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक उसका हित बलि का बकरा बन जाए, बलि भेंट चढ़ जाए, जो भी हो। स्मृति ईरानी को लेकर के मेरा फीडबैक बिल्कुल साफ था कि लोगों ने राहुल गांधी को सिर्फ इसलिए हराया था वहाँ से कि राहुल गांधी लोगों से नहीं मिलते थे, और संभवतः कांग्रेस ने यही रणनीति अपनाई कि जो लोगों से ज़्यादा मिलते थे, केएल शर्मा, जो लगातार रायबरेली और अमेठी का पूरा काम सांसदों का देखते थे और लाखों लोगों का उन्होंने भला किया है, स्मृति ईरानी जी उन लोगों से कट गई, जिसकी वजह से जनता ने ये मैंडेट दिया। ये तो मैं अपने पिछले चर्चाओं में भी कहा था कि निश्चित तौर पर स्मृति ईरानी का एरोगेंट होना उनके लिए खामियाजा पैदा करेगा। जी विनय जी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए मेरा संजय जी एक चीज़ और कहना है। अभी समाजवादी के मित्र बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी वहाँ पे पीछे चल रहे थे पहले चरण में और वो उनकी नैतिक हार है। देखिए ऐसा नहीं है, मैंडेट नरेंद्र मोदी और एनडीए को ही मिला है, और अगर ये उनकी नैतिक हार है तो शायद 2019 में माननीय मुलायम सिंह को नैतिक हार मिल चुकी है, क्योंकि वो कई राउंड तक मैनपुरी से पीछे थे और बहुत कम मार्जिन से जीते थे। दूसरी सबसे चीज़, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था कि ये पहला चुनाव है जहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों अपने आप को जीते हुए महसूस करेंगे। आज स्थिति ठीक वैसे ही, सरकार एनडीए की बनने जा रही है, वो जीते हैं और मजबूत विपक्ष मिला है, और विपक्ष को भी एक संजीवनी बूटी मिली है जो अगले चुनाव के लिए वो अपना कमर कसेंगे और तैयारी करेंगे। जी भारतीय लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि यहाँ कब जनता क्या बदलाव कर दे ये कोई समझ नहीं पाता है। एक दिन और मैं चर्चा कर रहा था तो हमारे रजा रिजवी साहब वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर अपना कंक्लूजन यही दिया था कि इस बार सियासी दल भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जनता का मिजाज आखिर है क्या, सब लोग असमंजस में हैं। जी नितिन जी, आप अभी कह रहे थे कि एनडीए के तमाम ऐसे घटक दल हैं जो आपके संपर्क में हैं, तो क्या अभी भी उम्मीद है क्या कुछ? निश्चित रूप से राजनीति में कुछ असंभव नहीं होता है। जिस तरीके से पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तानाशाही की है और अपने एनडीए के तमाम घटक दलों को जिस तरीके से हाथे पर रखा है, सिर्फ हम दो और हमारे दो की सरकार चलाई है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक घुटन है
और घटक दल तो निश्चित रूप से घुटन महसूस कर रहे थे। वो निश्चित रूप से इंडिया परिवार के साथ संपर्क में है और वो शाम तक कुछ न कुछ नए घटनाक्रम होंगे जो आप सबको देखने को मिलेंगे, एक बड़ा बदलाव। और उत्तर प्रदेश में तो बड़ा मैंडेट दिया, पूरा का पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल आ रहा है। आपने देखा कि अजय मिश्रा टेनी जिनके बेटे ने कैसे किसानों के ऊपर हार चढ़ाई थी और उसका परिणाम इस बार जनता ने दिया कि टेनी हारे। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री हैं निरंजन ज्योति फतेहपुर से, वो चुनाव हारी हैं। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री थी, वो भी चुनाव हारी हैं। इस तरीके से महेंद्रनाथ पांडे जिनके केंद्रीय मंत्री थे चंदौली, तो वो चुनाव हारे हैं। तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में इनका नेतृत्व चुनाव हार गया है और बड़े बदलाव का संकेत उत्तर प्रदेश देता है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जिसकी जीत होती है देश में उसी की सरकार बनती है। ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो जीत कर गया है देश में सरकार ही वही बनाएगा। जी प्रशांत जी, भाई समीक्षा तो होगी ही, लेकिन मेरा जो आकलन है निश्चित तौर पर ये कहना होगा कि मिडिल क्लास फैमिली, मध्यम वर्गीय परिवार का विशेष ख्याल रख के ही कांग्रेस 55 सालों तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार भी मध्यम वर्ग को तवज्जो देती हुई नजर आई। लेकिन अगर बेरोजगारी और महंगाई की बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये मुद्दा पीछे छूट गया। आंकड़ों के खेल से मतलब नहीं होता है प्रशांत जी लोगों को। जब 100 रुपये का पेट्रोल भरवाना पड़ता है और 1200 का सिलेंडर और 40 रुपये का आटा, तो जनता ये नहीं देखती है कि आपका जीडीपी कहाँ जा रहा है और कैश रिजर्व रेशियो क्या है या कितना खजाना में, सरकारी खजाने में पैसा पड़ा हुआ है। जनता तो सिर्फ आकलन ये करती है कि हम कभी 8 रुपये किलो आटा लेते थे, आज 40 रुपये किलो ले रहे हैं। जी प्रशांत जी। रोजगारी जैसे विषय पे हम लोग पीछे काफी डिबेट कर चुके हैं। आज परिणाम का दिन है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जश्न मना रही है। वो उनको लग रहा है कि वो जीते हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो किस विजय का जश्न मना रहे हैं। अगर वो जीते हुए हैं तो 2004 में अगर 96 सीटें पाकर कांग्रेस अपने को जीता हुआ महसूस कर रही है, तो 2004 में बीजेपी को 138 सीटें मिली थी, तो तब भी भारतीय जनता पार्टी को जश्न मनाना चाहिए था, जीत गई थी। 2009 में बीजेपी को 116 सीटें मिली थी, तब भी जश्न मनाना चाहिए था, हम जीत गए थे। और तब कांग्रेस को न 245 सीटें मिली थी 2004 में, न 2009 में। और समाजवादी पार्टी किस चीज का जश्न मना रही है? 34 सीटें अगर पे आगे चल रही है तो ये इतना बड़ा अहंकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मजबूत विपक्ष सामने आया है। जनता ने कहीं कहीं हमें आशीर्वाद नहीं दिया है, हमारे आशीर्वाद में थोड़ी सी कमी रही है, लेकिन एक पूरे देश में जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, मोदी जी की नीतियों के साथ रहा है। इस चीज को न कांग्रेस नकार सकती है, न समाजवादी पार्टी से नकार सकती है। कौन सा इसमें दल है जो भारतीय जनता पार्टी की आधी सीटें भी लाया हो? तो इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आज उनके लिए खुशी का दिन हो सकता है, लेकिन उसको वो जीत ना समझे। जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, एनडीए की हुई है। इस चीज को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जी नितिन जी जवाब दे दीजिए भाई प्रशांत जी जो कह रहे हैं। प्रशांत जी की आवाज बहुत स्लो आ रही थी, क्या बोले भाई? वो बोल रहे हैं कि ये जीत तो भारतीय जनता पार्टी की ही हुई है, आपका बेहतर प्रदर्शन रहा है, इसको अहंकार के रूप में न लें। लोग करते ही अहंकार के रूप में नहीं लेते हैं। और ये तो अहंकार देखिए कितना होता है, सामने आता है। भारतीय जनता पार्टी ने अहंकार दिखाया तो भगवान श्री राम ने उसका जवाब दे दिया है। इलाहाबाद में उसका संगम नगरी ने जवाब दिया है और जवाब तो बनारस से भी दे दिया है काशी बाबा विश्वनाथ ने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अहंकार से बचना चाहिए। ये अहंकार ये कि 400 पार होने जा रहे थे और आज 40 के ऊपर घुटने टेक गए उत्तर प्रदेश में। इसलिए कह रहे हैं कि अहंकार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना चाहिए और वास्तव में जमीन पे आकर के आम आदमी के, मध्यम वर्गीय और जो हमारा पीढ़ी है, जो पिछले गरीब अल्पसंख्यक लोग हैं, इनकी जो नौजवान है, किसान है, जिसकी बात तो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। किसानों की आय तो वही कर देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे देंगे, महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी कम करेंगे। लेकिन किया क्या इन्होंने 5 वर्षों में?
इसका परिणाम तो दिया है जनता ने। अभी भारतीय जनता पार्टी को इंटैक्ट होना चाहिए और अभी आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन और आत्ममंथन की जरूरत है। हमारे नेता तो बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही विनम्र है, अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। इसका परिणाम उत्तर प्रदेश में हम लोग 50+ के आसपास जीतने जा रहे हैं। जी विनय जी, भाई इस उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, पूरे देश की तो बात कर ही रहे हम लोग, उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव अपने आप को एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करने में कामयाब हो गए। कांग्रेस के लिए भी सुखद है क्योंकि रायबरेली 2019 में एकमात्र सीट थी, अब 7 या 8 सीटों पर वो आगे चल रही है या जीत के कगार पर है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये तो कहा ही जाएगा ना कि एक बार जब दोनों साथ आए थे तो पूरी तरह से फ्लॉप हुए, दूसरी बार साथ आए तो पूरे दमखम के साथ आए। उसमें कई चीज़ें थी, राहुल गांधी का भारत न्याय यात्रा, संभवतः वो एक छवि राहुल गांधी की बनी थी, और अखिलेश यादव की सांगठनिक क्षमता यानी समाजवादी पार्टी की मजबूत संगठन, इन दोनों के मिलाप से ही क्या ये परिणाम संभव हो पाया? उत्तर प्रदेश में संजय जी समाजवादी पार्टी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, खासकर अखिलेश यादव ने भी बहुत कम समय में काफ़ी ज़्यादा सभाएं की हैं और उसका परिणाम भी सामने है। और नो डाउट ये दो लड़कों की जो जोड़ी है वो इस बार कहीं ना कहीं भाजपा का जो विजयी रथ था उसमें रोका तो नहीं है, लेकिन ब्रेक लगाने की कोशिश तो की ही है 2024 में। उन्हें सफलता मिली है, कुछ हद तक वो सफल हुए हैं। लेकिन संजय जी, जब सफलता मिलती है तो कुछ चैलेंज भी लेके आती है जी। आज समाजवादी अगर जिस चीज़ को लेके आज प्रसन्न है तो उसके सामने कुछ चैलेंज भी आएंगे जी। जिस तरीके का गठबंधन या सीटों का बंटवारा 80 सीटों में कांग्रेस के साथ किया था, क्या इसी तरीके से 2027 में होगा? नो डाउट अब कांग्रेस भी अपनी अपेक्षा के अनुरूप ही, क्योंकि उसने भी हिंदुस्तान लेवल पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो जो 2027 में जो विधानसभा के चुनाव में गठबंधन होगा और सीटों का बंटवारा होगा तो वहाँ पे एक चैलेंज भी समाजवादी के सामने होगा, क्या उसको किस तरीके से संतुष्ट करेंगे। फिलहाल आज तो उनको कुछ हद तक सफलता मिली है, उन्हें एक संजीवनी मिली है। 4 लगातार चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी को यहाँ पे सफलता मिली है, तो उसको थोड़ा वो एंजॉय करें, लेकिन उनके लिए चैलेंज भी आगे हैं। कई ऐसे नेता थे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, दोनों जेल भी गए। गठबंधन को लेकर के तमाम तरह की अटकलें हुई कि भाई पंजाब में ये दोनों अलग अलग हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दिल्ली में साथ हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा तो हो रही होगी कि कांग्रेस के साथ जाते तो शायद जैसा कि उत्तर प्रदेश में रिजल्ट देखने को मिला भला हो जाता उनका। दिल्ली के सातों की सातों सीटें हार गए अरविंद केजरीवाल, फिर तिहाड़ में पहुंच भी गए हैं। पंजाब की भी स्थिति क्या है आप देख सकते हो, वहाँ भी कोई मन मुताबिक सीटें नहीं मिली है। पंजाब में सरकार बेशक हो गई हो। ये इलेक्शन 3 नेताओं के लिए बहुत सेटबैक है जी, जिसकी अपेक्षा इनकी पार्टी कुछ और कर रही थी। उसमें से अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल का तो भविष्य ही इस इलेक्शन पे पूरा दांव पे लगा हुआ था। वो जिस तरीके से अपनी विचारधारा के विपरीत जाते हुए कांग्रेस को, जिसका विरोध कर करके वो शीला दीक्षित को अपशब्द बोल बोल के वो सरकार बनाए थे, उसी कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल को जो अपेक्षाएं वो पाल रखे थे उसके अनुरूप उनको सीटें नहीं मिली। अब तो वो ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मैं अंतरिम बेल ली थी प्रचार के लिए, शायद उनका आना और ज़्यादा नुकसानदायक रहा। अगर कहीं वो जेल के अंदर ही रहते तो हो सकता है कि उन्हें जो सहानुभूति मिल जाती, लेकिन वो बाहर आके वो सिंपैथी लाभ भी खो दिया। दूसरे जो हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टी है वो है आरजेडी और वो है तेजस्वी यादव। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने मेहनत की, बिहार के एक वो उभरते नेता बताए जा रहे थे विपक्ष के तरफ से, भाई 200 से ज़्यादा जनसभाएं की थी, लेकिन उसके अनुरूप आरजेडी को भी कोई वहाँ पे बिहार में सफलता मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। हेमंत सोरेन भी उसमें एक नाम है। हालांकि झारखंड में पहले से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि वहाँ पे भाजपा इस बार कुछ गेन करेगी, लेकिन बिहार है या महाराष्ट्र है,
ये प्रदेश ऐसे थे जहाँ पे ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता था। विनय जी, एक चीज़ मेरे जहन में सवाल आ रहा है, उसके बाद चलेंगे नितिन जी के पास, कि ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार के एवज में जो लोग जेल गए हैं, चाहे हेमंत सोरेन की बात कर ली जाए, हालांकि निश्चित तौर पर गुरुजी जो झारखंड के कहे जाते हैं, इनके पिताजी शिबू सोरेन, उनके बेटे हैं हेमंत सोरेन, उनका जेल जाना, ये कहा जा रहा था कि सहानुभूति मिल जाएगी और झारखंड में बिल्कुल तस्वीर बदल जाएगी। जेएमएम को कोई बहुत फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है। बिहार की बात कर ली जाए, लालू प्रसाद यादव का परिवार, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। तो वहाँ चाहे बेशक नीतीश कुमार से वो अलगाव हो गया हो, 200 जनसभाएँ कर ली हो तेजस्वी, लेकिन मन मुताबिक परिणाम वहाँ भी देखने को नहीं मिला। और अरविंद केजरीवाल पर भी जो आरोप हैं शराब घोटाले को लेकर के, क्या जनता ऐसे घोटालेबाजों के साथ नहीं जाना चाहती है? ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है ना इन 3 राज्यों की अगर बात करें देख करके। न्यायपालिका सब जुडिस है, अरविंद केजरीवाल का मामला और हेमंत सोरेन का भी, तो उस पर अपना डिसीजन देगी। लेकिन जनता ने अपना फैसला सुना दिया है कि वो उसको कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि वहाँ पे दिल्ली में करप्शन नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ उससे संदेह होता तो नो डाउट वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी होती। तो जनता ने अपना फैसला सुना दिया है कि हमें करप्शन के साथ नहीं खड़े रहना है, और उसने अपना एक निर्णायक जो है, जो जनादेश है, वो दिल्ली में भी दिया है और झारखंड में भी दिया है और बिहार में भी दिया है। प्रशांत, 2 राज्यों की बात आपसे करेंगे। राजस्थान की बात करें क्योंकि हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है। हालांकि हिमाचल से आपके लिए सुखद समाचार आया है कि वहाँ आप क्लीन स्वीप कर रहे हैं, ये बात अच्छी है। लेकिन राजस्थान की बात कर ली जाए, पिछले बार आपको वहाँ पर 100% सीटें हासिल हुई थी। संभवतः विनय जी इक्के दुक्के सीटें थी ना कोई? हाँ, 25 की 25। जी नितिन जी बस आ रहे हैं आपके पास 1 मिनट में। राजस्थान की बात कर लें जरा प्रशांत जी से। वहाँ पर कांग्रेस को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा महाराष्ट्र में आपको इतना भारी नुकसान कैसे हो रहा है? जी, राजस्थान में अभी हमको 25 लगभग 24 में शायद 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आती दिख रही हैं। और वहां पर भी एक कोएलिशन का नुकसान हुआ है। उसमें जो बीच में जो भी नैरेटिव सेट किए गए थे महाराष्ट्र में विपक्ष के द्वारा, हो सकता है उनका भी परिणाम हो, लेकिन इसकी समीक्षा विधिवत करेगी पार्टी, उसके बाद ही मैं कुछ कहने की स्थिति में रहूंगा। लेकिन अगर हमने यहाँ खोया है तो हमने तेलंगाना में गेन किया है, हमने उड़ीसा में गेन किया है, हमने कर्नाटक में भी गेन किया है। और तेलंगाना में तो 50-50 है। उड़ीसा में भी चलिए आपका बहुत बेहतर प्रदर्शन है, बीजू जनता दल को आपने बहुत तगड़े ढंग से झटका दिया है। हमने विधानसभा भी वहां जीता है। बंगाल में हमें नुकसान हुआ है। और तो इन सब सभी जगहों पे जहां पर पार्टी को नुकसान हुआ है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो इसकी समीक्षा करेगा। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का भ्रष्टाचार के विरुद्ध, आतंकवाद के विरुद्ध जो अभियान है वो रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। और आम आदमी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी उसने संकल्प लिया है उसको पूरा करेगी। विकास के लिए जो भी संकल्प लिया है उसको पूरा करेगी। लेकिन ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ और ये अपराधीकरण के खिलाफ, जो राजनीतिक अपराधीकरण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का अभियान है, ये रुकने वाला नहीं है। इस पे कहीं भी विराम नहीं लगने वाला है। ठीक है नितिन जी, जो अखिलेश यादव जी तमाम दावा किए हैं, आपका अधिकार जो आपने घोषणा पत्र जारी किया था, या फिर कांग्रेस के न्याय पत्र की बात कर लीजिए, अगर केंद्र में सरकार नहीं बनती है साहब तो उसे आप लोग लागू कैसे करेंगे? जनता तो इस उम्मीद में बैठी है ना कि महिलाएं सोच रही हैं कि 1 लाख रुपए उसको मिलेगा, युवा सोच रहा है 1 लाख अप्रेंटिसशिप मिलेगा उसको। तो ये सब पूरा कैसे होगा अगर सरकार आपकी नहीं होती? आपने सीट तो खैर जीत ली हैं, लेकिन केंद्र में तो मोदी पार्ट 3 की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, बहुमत उनके पास है। चुनाव में जाता तो अपना घोषणा पत्र अपने वायदे में जाता अनुरूप की चिंता उसको बोल सकती है। और हमने जो वायदे किए हैं हम निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे तो उनको पूरा करेंगे। संघर्ष सरकार बनाने का है। जनता ने सरकार की उन अपेक्षाओं से, जो पहले मोदी जी से अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई, जिसके खिलाफ मतदान किया है। और किन्हीं कारणों से
मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनती, तो मोदी जी को काम करना चाहिए जिसके अनुरूप जनता ने हमें वोट किया है। और जनता की अपेक्षा ये सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि वो अब हम दो हमारे दो से बाहर निकले, नहीं तो जनता आगे उनको फिर से तपस्या करने के लिए वन में भेजने का काम करेगी। और लगभग उत्तर प्रदेश से तो भेज चुकी है। देश की अगर जोड़ तोड़ करके किसी तरीके से वो आते हैं तो उनको करना चाहिए कि अभी ऐसी की उम्मीद नहीं है। हम लोगों ने जो वादा किया है उसको पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि मजबूत विपक्ष भी होंगे तो वो काम कराने के लिए सरकार से संघर्ष करेंगे। ठीक है विनय जी, प्रधानमंत्री से संघर्ष करके सरकार से वो वादे लागू कराने का काम भी करेंगे। हम अग्निवीर को खत्म कराने के लिए सदन में भी संघर्ष करेंगे और हर कीमत पे अग्निवीर को खत्म करा करके नौजवानों के साथ न्याय करने का काम करेंगे। ठीक है प्रशांत जी, भाई परिवार निपेन जी थोड़े देर और एक प्रशांत जी से सवाल ले लेंगे, उसका जवाब चूंकि काफ़ी अहम होगा वो जवाब दे देंगे, फिर आपको मैं धन्यवाद कर दूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चूंकि ये मुद्दा है। प्रशांत जी, परिवारवाद को लेकर के आप लोगों ने अखिलेश यादव और उनके परिवार पर तमाम सवाल खड़े किए, लेकिन 4 सीटें, हालांकि बदायूं का अभी लेटेस्ट अपडेट मेरे पास नहीं है कि वहाँ से शिवपाल जी के बेटे आगे हैं कि नहीं, अभी फ़िलहाल पीछे चल रहे थे। 4 सीटें तो समाजवादी पार्टी जीत गई, यानी आप लोगों ने जो परिवारवाद का आरोप लगाया था समाजवादी पार्टी पर वो तो पूरी तरह से फेल हो गया। लेकिन समाजवादी पार्टी को उसमें जीत मिली है, लेकिन हमारी तरफ से ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। हम इस प्रकार के परिवारवाद के हमेशा खिलाफ है कि जहां एक परिवार ही पार्टी का मालिक हो और वही नेतृत्व करे पार्टी का और पार्टी उसी की सल्तनत हो जाए। हम इस प्रकार के परिवारवाद के खिलाफ है और आगे भी रहेंगे। समाजवादी पार्टी को लाभ हुआ है या फायदा हुआ ये तो भविष्य में कोई एक चुनाव तय नहीं करेगा, ये आगे का समय भी बताएगा। ठीक है नितिन जी, भाई इसका जवाब आपसे भी चाहेंगे। आप लोगों के ऊपर आरोप तो बहुत लगा लेकिन जनता ने नकार दिया। लगातार इस तरीके के आरोप लगाती ही रहेगी, लेकिन हमारी पार्टी संघर्ष में परिवारवाद करती है और लगातार हमारा पार्टी का जो भी व्यक्ति है वो संघर्ष कर रहा है। और संघर्ष परिवारवाद से बड़ा भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवाद की पार्टी हो गई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा भारतीय जनता पार्टी में कौन नेता है, किसकी चलती है? वहाँ तो सारे निर्णय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अंदर चिपट जाते हैं। वहाँ तो चुनावी प्रक्रिया भी समाप्त हो गई, जिसको जो चाहेंगे वो अपॉइंटमेंट कर देते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी से लोग उठ चुके हैं, अब व्यक्तिवाद से उठ चुके हैं। परिवारवाद हमारे संघर्ष का परिवारवाद है। उत्तर प्रदेश के चारों कोनों में वहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमेशा संघर्ष के रास्ते को अपनाया समाजवादी पार्टी ने और हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वो संघर्ष करके दिखाया जनता के बीच और जनता ने उसको स्वीकार किया है। संघर्ष का परिवारवाद अगर है तो अच्छा है। सत्ता का परिवारवाद है, संघर्ष का परिवारवाद है। ठीक है विनय जी कुछ कहना चाह रहे थे, चूंकि नितिन जी को संभवतः कहीं जाना है। विनय जी। संजय जी, दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी हमारे मित्र जो बोल रहे थे कि ये हम दो हमारे दो की हार है, तो ऐसा नहीं है। भाजपा को उत्तर प्रदेश में सेटबैक मिला है। अगर यहाँ पे जो 30-35 सीटें जो अगर वो गेन कर लेती तो उसकी दिशा और दशा अलग होती। 300 के ऊपर जो है एनडीए 325 के ऊपर होता और भाजपा की भी 280 के आसपास सीटें होती। पूरे हिंदुस्तान में भाजपा की टॉप लीडरशिप को अपनाया है, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान से उसको सीटें ना मिलती। कहीं ना कहीं अगर उड़ीसा में अगर वो जीत रही तो क्या वहाँ पे नरेंद्र मोदी या अमित शाह का करिश्मा नहीं है? बिल्कुल सही बात है। और वहाँ पे बीजेडी का करिश्मा तोड़ना, तिलस्म तोड़ना, ये कहना कि बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। ये कहना कि लीडरशिप पे प्रश्न चिन्ह है, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में समीकरण कुछ ऐसे थे, टिकट बंटवारों में कमी थी, MY समीकरण था और वोट परसेंट का कम पोल होना था। ये कुछ कारण थे जिससे उत्तर प्रदेश में भाजपा को अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं मिला। मैंने जी कुछ नेताओं का उल जलूल बयान भी मुझे भी कई बार दुखी करता था। उल जलूल बयान भी बहुत नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हमें लगता है कि अगर बड़ी योजनाओं की बात कर ली जाए, आयुष्मान भारत से लेकर के उज्ज्वला योजना से लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के मुख्यमंत्री जो शादी के लिए जो अनुदान है, इस
जिसमें बड़े तादाद में मुसलमानों को लाभ देने की कोशिश हुई थी। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से ये बड़ी खबर आ रही है। 1,52,000 वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत दर्ज की है। हालांकि निश्चित तौर पर ये जो मत मिले हैं वो काफ़ी कम है पिछले बार के तुलना में, और 10 लाख से पार का नारा दिया जा रहा था, लेकिन 1,52,000 मतों से ही सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय काफ़ी अच्छा वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं, जबकि राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों से करीब 3.5 लाख से ज़्यादा मतों से जीतते हुए नजर आए हैं। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल कर ली है। ये बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर 1,52,000 वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत दर्ज कर लिए हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की एक सोच, ये निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीत गए। हालांकि उनके जीत को लेकर के किसी भी तरह का कोई संशय नहीं था। 1,52,000 मतों से जीत गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्षी दलों ने काफ़ी ताकत झोंकी वहां पर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से जीत गए हैं। उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और अब ऐसा लगता है कि उनकी माँ के जाने के बाद माँ गंगा ही उनकी माँ है। तो वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से, काशी की धरती से शानदार जीत हासिल कर लिए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की जीत की खबर आ चुकी है निश्चित तौर पर। हालांकि उनके जीत को लेकर के कोई असमंजस या कोई संशय नहीं था। तो ये बड़ी खबर आ रही थी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीत गए हैं। विनय जी, वो सीट तो वैसे भी निकलनी ही थी। अब अंतर जो भी हो, ये भारतीय जनता पार्टी भी अस्वस्थ थी, और विपक्षियों के बयान भले ही कुछ हों, लेकिन जानते सब थे कि वाराणसी का परिणाम क्या आने वाला है। खासकर नरेंद्र मोदी वाराणसी के लोगों से खुद जो है इतना ज़्यादा कनेक्ट हैं कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन वो वहाँ पे थे भी नहीं बनारस में जी। वो कन्याकुमारी में थे और ध्यान साधना में लीन थे। तो उनको ये पता था कि वाराणसी से जनता हम ही को जो है विजयी बनाएगी, और उनको जीत मिली है। नो डाउट जो है ये भाजपा के लिए और खासकर नरेंद्र मोदी के लिए एक अच्छी बात है। हम सबके लिए भी गर्व का विषय है विनय जी कि हमारे प्रदेश से ही देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार होने जा रहा है जी। एक चीज़ और है संजय जी, जो है इन परिणामों से 2-3 चीज़ें और आकलन किया जा सकता है जी। कि कांग्रेस जैसे कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी का वो बेसिकली उत्तर भारत की पार्टी है, तो इन परिणामों से केरला में भी उसको 1 से 2 सीटों पे लीड है, और उम्मीद है कि 1 या 2 सीट मिल जाएं। आंध्र प्रदेश में अब वो सरकार का पार्ट होगी, वहाँ पे भी तेलुगु देशम से समझौता करके उसको 3 से 4 सीटें मिलने की गुंजाइश हैं जी। तमिलनाडु में भी 2 सीटों पे फाइट चल रही है, अभी आगे पीछे ही चल रहा है, कभी भाजपा का कैंडिडेट आगे रहता है। तो तमिलनाडु भी कह सकते हैं कि वहाँ पे भी अगर परिणाम ना आए तब भी वोट प्रतिशत, वो चाहे तमिलनाडु हो या केरला हो, इन दोनों जगह में वोट प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी ने इजाफा किया है। तेलंगाना में 50-50 पे जाके रोक दिया है। और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी वो तीसरे नंबर की पार्टी है वोट प्रतिशत के मामले में। इवन उसने शिरोमणि अकाली दल से भी ज़्यादा वोट प्रतिशत प्राप्त किया है, भले ही उसको सीट में वो कन्वर्ट ना कर पाई हो, लेकिन वोट प्रतिशत का उसने गेन किया है। 4 विधानसभाओं का चुनाव हुआ है इस लोकसभा के साथ जो है, उन 4 विधानसभाओं में 3 विधानसभा में सरकार बना रही है भारतीय जनता पार्टी। तो इस चीज़ का भी उनको नहीं भूलना चाहिए। हाँ, सिक्किम में अभी जो एनडीए का पार्ट थे वो चुनाव से पहले उनसे गठबंधन टूट गया था, लेकिन कमोबेश वो भी एनडीए के ही पाले में जाते हैं। तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि विधानसभा में भी उसने क्लीन स्वीप किया है, और लोकसभा में अपेक्षा के अनुरूप तो उनको सीटें नहीं मिली हैं, लेकिन वो सरकार बनाने तो जा ही रहे हैं। सिक्किम और अरुणाचल निश्चित तौर पर, इसीलिए मैंने प्रशांत के लिए कहा ना कि खट्टा मीठा अनुभव है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की समीक्षा सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि यहाँ के 2 फायर ब्रांड नेता हैं, एक योगी आदित्यनाथ जो खुद सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वाराणसी से सांसद हैं। तो जाहिर सी बात है
कि जब ऐसे दिग्गज नेता यहाँ से आएंगे तो समीक्षा भी उसकी होगी ही होगी। लेकिन प्रशांत के लिए अभी भी कोई बहुत कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई सरकार तो आप ही की बन रही है। हाँ, निश्चित तौर पर हम आँख खोलने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कमियाँ रह गई, क्योंकि अति उत्साह भी कई बार हानिकारक होता है। प्रशांत जी। जी, ये निश्चित ही पार्टी इसकी समीक्षा तो करेगी कि कहाँ पर कमियां रही पार्टी की और कहाँ संगठनात्मक कमियां रही, कहाँ हमारी नीतियों में कमियां रही। इसका विचार विमर्श तो पार्टी करेगी, पार्टी के स्तर पर किया जाएगा और उसको भविष्य में हम सुधारेंगे भी। और उत्तर प्रदेश में ये हम जो हमें लॉस हुआ है, ये बड़ा लॉस है जी। लेकिन हम पूरी प्रयास करेंगे कि विधानसभा में हम अच्छा करें। और 2027 के इलेक्शन की पार्टी, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी बैठता नहीं है, निरंतर मिशन में लगा रहता है। तो हम अब 27 की तैयारी में लगेंगे और निश्चित ही जो कमियां रह गई हैं 24 के इलेक्शन में, वो 27 में पूरा करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सियासत में उतार और चढ़ाव लगा रहता है। कई ऐसी परिस्थितियां आई हैं जिसमें बड़े बड़े सियासी दल औंधे मुंह गिरते हुए नजर आए और फिर हालात बदले और वो बहुमत की सरकार तक पहुँचे। हमने सूबे में बीएसपी की बहुमत की सरकार देखी, समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार देखी और अभी मौजूदा समय में आपकी 2 बार की बहुमत की सरकार देख रहे हैं। तो सियासत में तो ये चीज़ है, लेकिन निश्चित तौर पर ये कोशिश होनी चाहिए कि जन सरोकार से कभी भी सरकार भटके नहीं, तो संभवतः लंबी पारी होती है। देखिए, एक बड़ी खबर और आ रही है। अब चूंकि जीत हार का फैसला आना शुरू हो गया है, बहराइच में बीजेपी प्रत्याशी आनंद गौड़ जीत चुके हैं। सपा प्रत्याशी रमेश गौतम को 61,000 मतों से हरा दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है बहराइच से। बहराइच में जालौन में सपा के नारायण दास अहिरवार जीत गए हैं। समाजवादी पार्टी केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा को हराया है चुनाव। अब इस पर हम लोग विश्लेषण कर रहे थे कि कई केंद्रीय मंत्री हार रहे हैं। बहराइच में बीजेपी प्रत्याशी आनंद गौड़ जीत गए हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। अब चूंकि काउंटिंग का आखिरी चरण चल रहा है, तो इसी तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। रमेश गौतम को 61,000 मतों से हरा दिया है। जालौन में सपा के नारायण दास अहिरवार जीत गए हैं। निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा को हराया है, इसलिए ये कहा जाएगा कि एक बड़ी जीत है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री को हराया है समाजवादी पार्टी ने यहाँ। अब परिणाम का वक्त आ गया है, लगातार इस तरह का सायरन बजता रहेगा और हम एक एक अपडेट अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। कहीं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कहीं समाजवादी पार्टी जीतेगी। विनय जी, भाई प्रशांत जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि समीक्षा का दौर है। हालांकि ये देखने वाली बात होती है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि चाहे परिणाम जो हो, बहुमत के करीब तो हैं ही और पार्ट 3 मोदी सरकार बनने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में दिल्ली में क्या कुछ हलचल होगी, उस पर हमारी निगाह निश्चित तौर पर टिकी रहेगी। संभवतः 5 बजे का संदेश था कि राहुल गांधी भी मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं, उसमें भी लगता है कि कुछ वक्त बढ़ गया है, इसलिए संभवतः अभी हमें कोई इस तरह का निर्देश नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है क्योंकि सियासी गुणाभाग का दौर काफ़ी तेज़ है और जाहिर सी बात है जब परिणाम ऐसा आएगा तो हर एक सियासी दल, नितिन जी दावा करके गए ही हैं कि एनडीए के कई घटक दल हमारे संपर्क में हैं। हो सकता है कि इसी तरह का अमित भाई शाह के भी संपर्क में इंडिया गठबंधन के भी कई दल हों। ममता बनर्जी पर विनय जी मैं खास ध्यान लगाए बैठा हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार पार्ट 2 हैं ममता बनर्जी, ये मैं साफ तौर पर कहता हूँ सियासत में। जी विनय जी, आपका कमेंट। निश्चित तौर पे जितना हम नरेंद्र मोदी जी को समझते हैं, वो हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, उनके उत्साह में कहीं पे कमी नहीं आने देते हैं और हमें उम्मीद है कि वो आज शाम को जो है भाजपा मुख्यालय जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को जो है ज़रूर संबोधित करेंगे। हार उनकी नहीं है, नो डाउट उनके अनुरूप जनादेश नहीं मिला है, बट उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे जो है प्रधानमंत्री हैं, जो तीसरा टर्म जो है शुरू करने जा रहे हैं। इस बार क्लियर मैंडेट भाजपा को नहीं मिला है, तो चुनौतियां तो रहेंगी। गठबंधन की सरकार उनको चलानी होगी और बीजेपी नो डाउट बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और एक मिलीजुली सरकार चलाने का एक नया अनुभव उनको करना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी इसमें सक्षम हैं, नए नए चैलेंज वो लेते हैं और उनको बखूबी अंजाम देते हैं।
दूसरी चीज़ अभी जो कुछ हमारे मित्र बोल रहे थे कि नीतीश कुमार या देखिए एनडीए में दो ही बड़े घटक दल हैं, एक है आपका तेलुगु देशम और दूसरा जेडीयू, जो डबल डिजिट के ऊपर गए हुए हैं जी। प्रदेश सरकार हमेशा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं करेगी। नीतीश को भी अगर मुख्यमंत्री पद या बिहार में जेडीयू की सरकार चलानी है तो कहीं ना कहीं वो जो टॉप लीडरशिप है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ उनको तालमेल बनाना पड़ेगा और कमोवेश यही रणनीति चंद्रबाबू नायडू को भी अपनानी पड़ेगी। अदरवाइज अगर ये दोनों लोग, हम ये मान चलते हैं कि चंद्रबाबू नायडू अगर वो विपक्ष के पास चले जाते हैं। नहीं विनय जी, इसमें एक अपडेट आपको कर दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से खुद टेलीफोनिक वार्ता की और संभवतः वो कल दिल्ली भी पहुंच रहे हैं। जी आगे। नहीं है क्या कि अगर इन दोनों में से कोई एक पार्टी अगर जाती है तो एनडीए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर चंद्रबाबू नायडू जाते हैं तो वाईएसआरसी जो है उसके, वो क्या चंद्रबाबू नायडू के साथ ही रहेगी या विपक्ष के ही साथ रहेगी, तो उसको भी अपना पाला या अपनी जो है पिक्चर क्लियर करनी पड़ेगी जी। और ये राजनीति वाकई संभावनाओं का खेल है और सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सीटों के इंतजाम में लगा होगा और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो शैली है वो कहीं ना कहीं एक कंफर्टेबल सरकार चलाने में माहिर हैं और वो इसका इंतजाम वो बखूबी कर लेंगे। जी निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी क्या कुछ बोलेंगे, मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं। हो सकता है कि उसमें थोड़ा विलम्ब हो रहा हो, लेकिन फ़िलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है अभी तो सियासी गुणाभाग का खेल शुरू हुआ है। देखने वाली बात होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में पहुंचते हैं या क्या कुछ होता है। फिलहाल टेलीफोनिक वार्ता का दौर जारी है। जीतन राम मांझी को अमित शाह जी ने दिल्ली बुलाया है, चंद्रबाबू नायडू से प्रधानमंत्री खुद बात कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं इस बात का डर एनडीए को भी है कि कहीं उसके घटक दलों में कोई सेंध लगाने की कोशिश तो नहीं होगी। कुल मिलाकर अभी सारी बातें सामने आएंगी, नज़र आएंगी। दिलचस्प तरीके से सियासत करवट ले रहा है। फिलहाल अभी जो आंकड़े हैं, जो रुझान है, उसमें साफ तौर पर ये है कि मोदी पार्ट 3 की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, इसमें कोई नो डाउट है। लेकिन ये तो कहा ही जा सकता है कि दबाव की राजनीति अलग तरीके की होती है और जब चीज़ें बदलती हैं तो उसका परिणाम भी कुछ दूसरा हो सकता है, क्योंकि सियासी दल कई ऐसे होते हैं जो आरोप लगता रहा है एनडीए के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, दबाव के जरिए उनको साथ लाने की कवायद की गई, वो साथ आ गए हैं। और अब जब इंडिया गठबंधन का बेहतर प्रदर्शन है तो संभवतः एक बार फिर ऊंट उस करवट बैठ जाए। चलिए देखा जाएगा क्या कुछ होता है। हर अपडेट लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM Hospital and Research Center, Advanced Neuro and Spine Surgery Center। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938812172। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी।
शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली, पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश।